In this video, we will learn about the boundary conditions. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, ये हम पहले ही स्टडी कर चुके थे क्लास में. सो व्हाट इज़ दिस बाउंड्री कंडीशन? बाउंड्री कंडीशन मीन्स किसी इंटरफेस पे हमें चेंज या इंटरफेस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का बिहेवियर नोटिस करना है. ओके, इफ़ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ट्रेवलिंग थ्रू टू मीडियम्स. अभी तक हमने क्या देखा था कि ये एक मीडियम है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ट्रेवल कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, दिस इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी. बट नाउ वी हैव टू स्टडी अगर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रैवल कर रहा है थ्रू टू मीडियम्स, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, तो अगर यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रैवल करता हुआ आया मीडियम 2 में, सो व्हाट आर द चेंजेस एट दिस बाउंड्री, है ना. ये एक क्या है, इंटरफेस है. इस इंटरफेस पे या बाउंड्री पे इलेक्ट्रिक फील्ड को कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी होंगी, ठीक है, या उसके बिहेवियर में क्या चेंज होगा. तो इसे बोलते हैं हम बाउंड्री कंडीशंस. इसको हम क्यों स्टडी करते हैं, क्योंकि मान लीजिए मीडियम 1 मुझे पता है ये कोई मीडियम 1 है जिसका डाइलेक्ट्रिक है एप्सिलॉन 1 एंड दिस इज़ मीडियम 2 जिसका डाइलेक्ट्रिक है एप्सिलॉन 2. तो मुझे अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता है, तो अगर मुझे बाउंड्री कंडीशंस पता हो, मीन्स व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड और व्हेन द इलेक्ट्रिक वेव ट्रेवल फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, व्हाट इज़ द चेंजेस, उसमें क्या चेंजेस आते हैं, किस तरीके से चेंजेस आते हैं. तो अगर मुझे ये पता है तो मैं इसे कैलकुलेट कर सकती हूँ. मीडियम 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी. ओके, तो अभी इसे रीड करते हैं. इफ़ द फील्ड एग्जिस्ट इन अ रीजन कंसिस्टिंग ऑफ टू डिफरेंट मीडिया, अगर फील्ड एग्जिस्ट करता है एक ऐसे रीजन में जिसमें दो डिफरेंट मीडिया हैं, द कंडीशन दैट द फील्ड मस्ट सेटिस्फाई. व्हाट इज़ बाउंड्री कंडीशन, देखिए यहाँ से है. Condition that the field must satisfy at the interface separating the media are called boundary conditions. ऐसी conditions जो हमारे फील्ड को जो हमारा फील्ड सेटिस्फाई करता है at the इंटरफेस या बाउंड्री. इंटरफेस हमने लाइन के लिए बोला है, जैसे ये बाउंड्री है, तो इस लाइन पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, कौन सी इंटरफेस, वो इंटरफेस जो दो मीडिया को अलग अलग कर रहा है ना, सेपरेट कर रहा है, आर कॉल्ड बाउंड्री कंडीशंस. ओके, नाउ these conditions are helpful in determining the field on one side of boundary if the field on other side is known. वही जो मैंने आपको बताया, ये कंडीशंस हम क्यों पढ़ रहे हैं, बाउंड्री कंडीशंस. तो दीज आर हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द फील्ड, ये हेल्पफुल होती हैं डिटरमाइन करने में फील्ड ऑन द वन साइड ऑफ बाउंड्री. अगर एक साइड ऑफ बाउंड्री कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है एंड आपको ये पता है कि इंटरफेस पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से बिहेव करता है, देन वी कैन कैलकुलेट ऑन द अदर साइड ऑल्सो. ओके, सो टू डिटरमाइन द बाउंड्री कंडीशन, देखिए बाउंड्री कंडीशन डिटरमाइन करने के लिए हम मैक्सवेल इक्वेशन यूज़ करते हैं. ये दो मैक्सवेल इक्वेशन है. ये जो मैक्सवेल इक्वेशन यहाँ पे मैंने लिखी है, दीज आर फॉर द स्टैटिक फील्ड. ओके, फॉर स्टैटिक फील्ड मीन्स योर फील्ड इज़ कांस्टेंट विद टाइम. आपका जो फील्ड है वो टाइम के साथ कांस्टेंट है, सतत है, वो चेंज नहीं हो रहा है, टाइम वेरिंग नहीं है, दैट इज़ कांस्टेंट, is called static. So for the static field, मैक्सवेल ने दो इक्वेशंस दी थी, that E into dl is equal to 0, this one, and D into ds is equal to q enclosed. जिसे हम गॉस लॉ से स्टडी करते हैं कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर से कितना फ्लक्स पास होगा टोटल, वो डिपेंड, दैट इज इक्वल टू द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन द सरफेस. ओके, एंड दिस इज E into dl is equal to 0. तो इससे ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है हमारा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डाइवर्जेंस होता है नेचर में, दैट इज़ नॉट इन कर्ल. तो जब हम E into dl लिखते हैं तो इसका पॉइंट फॉर्म क्या हो जाता है, डेल क्रॉस E. सो द कर्ल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0. वाई द कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कर्ल मीन समथिंग दैट इज क्लोज्ड इन नेचर, ऐसे समझ सकते हैं. बट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ डाइवर्सिंग इन नेचर, वो हमेशा डाइवर्जेंस होता है, बाहर की तरफ होता है ना. तो दैट्स वाई E to dl इज इक्वल टू 0. जिस तरीके से जैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड एक क्लोज लूप में होता है हमेशा. तो मैग्नेटिक फील्ड हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये एक पॉइंट है, इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ऐसे नहीं होगा. जहाँ पे करंट होगी उसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है हमेशा. तो मैग्नेटिक फील्ड का अगर हम डाइवर्जेंस निकालेंगे तो दैट विल बी 0. ओके, जैसे हम ये कर देते B into ds is 0. वाई,
क्योंकि हमने इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्लोज होता है नेचर में। चलिए अब इस देखते हैं बाउंड्री कंडीशंस को कैसे हम सॉल्व करते हैं। सो हियर देखिए दो इक्वेशंस यूज़ करेंगे, हमेशा ध्यान रखेंगे E इंटू डी एल इज इक्वल टू 0 इंटीग्रेशन व्हाट इज दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन वाई एंड दिस इज फॉर द क्लोज लूप इंटीग्रेशन। ठीक है, तो व्हाट इज E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड व्हाट इज D इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। ये डेंसिटी है, ये इंटेंसिटी है। ओके, इसे ध्यान रखेंगे। इन दोनों में एक रिलेशन होता है, व्हाट इज द रिलेशन? D इज इक्वल टू एप्सिलॉन E। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी D। एप्सिलॉन क्या होता है ये हमारा? दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R। ओके, now come to the next point. We need to decompose the electric field intensity and electric flux density into two component और two orthogonal component। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लीजिए ये आपका इंटरफेस है, ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड इंसिडेंट हुआ। सो दिस इज टिल्टेड टू एनी एंगल, ये इंक्लाइंड है किसी एक एंगल पर। तो आपको क्या करना होगा, इसे सॉल्व करने के लिए वी हैव टू फर्स्ट ब्रेक इनटू टू कंपोनेंट, टू ऑर्थोगोनल कंपोनेंट। हमें इसके दो घटक, हिंदी में घटक बोलेंगे कंपोनेंट को, हम इसे दो घटक में वियोजित कर लेंगे। ओके, एक क्या होगा, एक जो ये जो सरफेस है, एक घटक जो होगा वो इसके समांतर होगा और एक घटक होगा जो इसके लंबवत होगा। तो ये जो हमारी इंसिडेंट वेव थी, हमने इसे दो घटकों में, हमें रेक्टेंगुलर और पैरेललोग्राम, ये कई सारे मेथड आप लोगों ने पढ़े होंगे ऑलरेडी मैथ्स में, फिजिक्स में। तो उससे हम इसे क्या करते हैं, वियोजित कर लेते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, जैसे ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमने इसे दो कॉम्पोनेंट में, ऑर्थोगोनल कॉम्पोनेंट में डिवाइड कर दिया। ये जो इस सरफेस के पैरेलल है, पैरेलल मीन्स समांतर है, ये घटक जो समांतर होगा इस सरफेस के, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे टेंजेंशियल, स्पर्शीय, उसे हम बोलेंगे टेंजेंशियल। और उसे मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है, T से। जो घटक, जो कंपोनेंट हमारा दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द सरफेस और इंटरफेस, इस बाउंड्री के जो परपेंडिकुलर होगा दैट इज़ कॉल्ड नॉर्मल, लंबवत, हिंदी में उसे बोलते हैं लंबवत। तो हमने दो घटक में इसे वियोजित किया है, स्पर्शीय एंड लंबवत, मतलब टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट में हमने इसे ब्रेक कर लिया। द वन दैट इज़ पैरेलल टू द interface or surface that is tangential and the one which is perpendicular to the interface is called normal component। okay, तो यहाँ पे देखिए E इज इक्वल टू ET प्लस EN। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल होगा वो क्या होगा, उन दोनों का क्या होगा, एडिशन होगा। तो टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है दैट इज़ नथिंग बट द समेशन ऑफ टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट। ठीक है, T इज़ टेंजेंशियल कंपोनेंट, N इज़ नॉर्मल कंपोनेंट। सिमिलरली हम सेम देखेंगे इसके लिए, D के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी के लिए। ओके, तो सिमिलरली हमने देखा D इज इक्वल टू dt प्लस dN। अब देखिए यहाँ पे क्या एक क्वेश्चन होगा, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ट्रेवल इसने किया यहाँ से यहाँ, मीडियम 1 से मीडियम 2 में। नाउ इसके जो टाइप्स हैं, इट विल डिपेंड ऑन द मीडियम, आपका मीडियम कैसा है। डाइलेक्ट्रिक से डाइलेक्ट्रिक में अगर मूव कर रहा है, मान लीजिए ये भी एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, मीडियम 1 इज़ अ डाइलेक्ट्रिक एंड मीडियम 2 इज़ ऑल्सो अ डाइलेक्ट्रिक। तो वी विल स्टडी अबाउट डाइलेक्ट्रिक टू डाइलेक्ट्रिक मीडियम, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे ट्रेवल कर रहा है, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम से दूसरे डाइलेक्ट्रिक मीडियम में ट्रेवल किया, इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कुछ और है और इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो डिफरेंट है। या फिर क्या हो सकता है, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रेवल कर रहा है वो एक तरफ तो डाइलेक्ट्रिक फील्ड हो, है ना, यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक फील्ड है, एप्सिलॉन है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, लेकिन जब वो ट्रेवल करके नीचे आता है तो यहाँ पे कंडक्टर है। ठीक है, परफेक्ट कंडक्टर, परफेक्ट कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, ज़ीरो होता है। और या फिर तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कंडक्टर से फ्री स्पेस में ट्रेवल कर रहा है। तो हम मेनली जो है अगर डाइलेक्ट्रिक टू डाइलेक्ट्रिक को समझ जाएंगे तो बाकी के ये दोनों हम उससे ड्राइव कर सकते हैं। यू कैन से लाइक दिस इज़ द सेट एंड दीज टू आर द सबसेट ऑफ दिस फर्स्ट पार्ट। नाउ लेट्स डिस्कस द फर्स्ट पार्ट, डाइलेक्ट्रिक। एग्जाम में अगर आएगा तो आप डाइलेक्ट्रिक टू डाइलेक्ट्रिक
समझा सकते हो जब तक कि वो स्पेशली ना पूछे, मीडियम ना दे। अगर वो सिंपली कहेगा कि व्हाट आर द बाउंड्री कंडीशन डिफाइन या गिव एन एग्जांपल ऑफ द बाउंड्री कंडीशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप डायलैक्ट्रिक टू डायलैक्ट्रिक लेकर के उसे एक्सप्लेन कर सकते हो, दैट इज़ मोर देन इनफ। नाउ डायलैक्ट्रिक टू डायलैक्ट्रिक कंडीशन में क्या होगा, देखिए ये मैंने डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे। सो दिस इज़ द सरफेस बाउंड्री, ये आपकी बाउंड्री है। ओके आप कहीं से भी ट्रेवल कर सकते हो, आप मान सकते हो कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम 1 से 2 में ट्रेवल कर रहा है या मीडियम 2 से 1 की तरफ ट्रेवल कर रहा है। सो फ्रॉम हेयर आई अज्यूम दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ट्रेवलिंग फ्रॉम मीडियम 2 टू मीडियम 1। तो ये है मीडियम 1 एंड ये है मीडियम 2। इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम 2 माध्यम 2 से माध्यम 1 की ओर ट्रेवल कर रहा है। ओके तो यहाँ पे मैंने ये ड्रॉ कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड टिल्टेड है, मतलब ये झुका हुआ है किसी कोण पर, ना तो ये समांतर है ना ही ये लंबवत है। तो हमने इसे क्या किया, दो एक कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लिया, दो ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स में हमने क्या किया इसे ब्रेक किया। तो ये जो इस सरफेस के लंबवत होगा ये क्या होगा, नॉर्मल कंपोनेंट। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, ई एन, एंड दिस वन दैट इज पैरेलल टू द इंटरफेस और बाउंड्री दैट इज कॉल्ड टेंजेंशियल कंपोनेंट। ठीक है, टेंजेंशियल स्पर्शीय। तो यहाँ देखिए ये हुआ नॉर्मल कंपोनेंट, नाम हो गया ई एन, ये टेंजेंशियल था इसलिए इसका नाम क्या हो गया, ई टी। सेम मैंने ये पूरा ऊपर भी यहाँ किया, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो कंपोनेंट जो कि इसके पैरेलल है वो हो गया ई टी वन। ई टी वन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट। ई टी किस मीडियम में, पहले माध्यम में, तो ई टी वन। यहाँ जैसे है ई एन टू, तो ई एन टू मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल कंपोनेंट किस माध्यम में, सेकंड मीडियम में, सेकंड माध्यम में, तो इसका नाम हो गया ई एन टू। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसे ये डिकम्पोज कर लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड था। अब इसमें क्या करना होगा, हमें दोनों इक्वेशन लगा के, मैक्सवेल इक्वेशन लगा के हम बाउंड्री कंडीशंस चेक करेंगे कि व्हाट आर द बाउंड्री कंडीशंस। तो पहले जब हम ये इक्वेशन लगाते हैं, ये देखिए एक सेकेंड, ये ई इंटू डी एल इज इक्वल टू 0 हमने मैक्सवेल इक्वेशन जब यूज़ करी तो यहाँ देखिए क्या है, लीनियर है ना, डी एल। डी एल मीन्स क्या होता है, जब हम लीनियरली लाइन इंटीग्रल करते हैं। डी एस क्या होता है, जब हम सरफेस इंटीग्रल करते हैं। व्हाट इज़ डी वी, व्हेन वी डिड द वॉल्यूम इंटीग्रेशन। तो जब वॉल्यूम इंटीग्रेशन करेंगे तो डी वी यूज़ करते हैं, फॉर सरफेस इंटीग्रेशन वी यूज़ डी एस। डी एल मीन्स लाइन इंटीग्रल। तो यहाँ पे इसमें इसे सॉल्व करने के लिए हम जो क्या करेंगे, एक गॉसियन इमेजिनेशन मान लेंगे, एक गॉसियन सरफेस मान लेते हैं, एक इमेजिन कर लेते हैं कोई गॉसियन सरफेस जिसके अक्रॉस हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ जो मैंने गॉसियन सरफेस मानी है वो ये एक रेक्टेंगल है, ए बी सी डी, ये ऐसे करके इसकी डायरेक्शन मान लीजिए। तो ये ए बी सी डी जो है ये एक गॉसियन सरफेस है जो मैंने अज्यूम कर लिया है। मैंने इसे रेक्टेंगल क्यों लिया है, मैं बस ये बताना चाह रही थी, ये रेक्टेंगल इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ लाइन इंटीग्रल है, तो मैं लाइन के अक्रॉस देखूंगी। जब सरफेस इंटीग्रल आएगा डीएस तो हम सिलिंड्रिकल लेते हैं गॉसियन सरफेस को, और हम सरफेस के अक्रॉस देखते हैं, जो क्रॉस सेक्शन होता है हमारा उसके अक्रॉस देखते हैं। ओके, नॉर्मल कॉम्पोनेंट। तो यहाँ पे ई इंटू डी एल 0 के लिए देखेंगे तो हमने यहाँ पे क्या किया, इस इक्वेशन को अप्लाई कर देंगे जो आपका गॉसियन सरफेस में है। अब देखिए बस सिंपल है बहुत, ये देखना है इक्वेशन कैसे अप्लाई होता है। तो ऊपर देखिए हमें इसके अक्रॉस चलना है। व्हाट इज़ इंटीग्रेशन, ये है आपकी मैक्सवेल इक्वेशन, ई इंटू डी एल इज इक्वल टू 0। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब पूछें तो ये समेशन से बना होता है। ये कहाँ से आया है, इसका मतलब होता है समेशन। जब हमें जोड़ना होता है या एरिया ऐड करते थे उसकी जगह हमने क्या किया, हम इंटीग्रेशन करने लगे, क्योंकि हमारे पास अनडिफाइंड शेप थे, ऐसे थे शेप थे जिनका हमें कोई फॉर्मूला नहीं पता था, हम उनका एरिया कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हम इंटीग्रेशन किसी का भी कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मैंने इसी इंटीग्रेशन में यहाँ पे ये एक सर्कल बना दिया, मतलब एक क्लोज लूप है, आप ऐसे किसी सरफेस का नहीं बना सकते, ये क्लोज लूप का हम इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं। ओके, तो अगर मैं इसे इंटीग्रेशन की जगह, क्योंकि डेल एच जो है, यहाँ देखिए ये जो एक गॉसियन सरफेस है, ये डेल एच इसकी हाइट है
और डेल डब्ल्यू क्या है, ये इसकी विथ है, और डेल एच टेंस टू क्या होती है, 0, ये बहुत छोटी होती है। डेल्टा जहाँ पे भी चल लग जाता है मतलब वो चीज़ क्या है, बहुत स्मॉल है, वेरी स्मॉल इन मैग्नीट्यूड, तो वो चीज़ ऑलरेडी बहुत छोटी है, इसीलिए हम डेल्टा का यूज़ करते हैं। तो जब हम लगाएंगे ये ई इंटू डी एल सरफेस, तो देखिए यहाँ से हम चले ए से बी की तरफ, कौन सा कंपोनेंट लेंगे, ये क्या है, पैरेलल है सरफेस के, तो इसका ET1, ठीक है। तो कैसे लिखते हैं, ET1 इंटू, आपकी क्या थी इक्वेशन, E इंटू डी एल, है ना। आपको मल्टीप्लाई करना है इसमें E इंटू डी एल में, तो या तो मैं इंटीग्रेशन निकाल लूँ या मैं इन सभी को जोड़ दूँ, तो मैं इंटीग्रेशन की बजाय इन सबको जोड़ रही हूँ यहाँ पे। तो ET1 इंटू डेल ओमेगा, ये मैंने ए बी के लिए लिख लिया। अब मैं आई बी से सी की तरफ, तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे बी से सी की तरफ जब हम आएंगे, एक सेकेंड में दोबारा से लिख देती हूँ, ये हो जाएगा ET1 इंटू डेल ओमेगा। अब यहाँ से बी से सी की तरफ जब आ रहे हैं तो ये ध्यान दीजिए, यहाँ तक यहाँ पे बाउंड्री है, तो इससे ऊपर क्या है, बाउंड्री से ऊपर मीडियम 1 और बाउंड्री से नीचे क्या है, मीडियम 2। ओके, तो क्योंकि मीडियम चेंज हो रहे हैं और ये हम हाफ हाफ लेते हैं, तो डेल एच बाई 2 ऊपर है और डेल एच बाई 2 नीचे है। ओके, तो जब ऊपर से नीचे की तरफ में आए, इस तरीके से देखिए, ये क्या है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर है, नॉर्मल होगा, तो कौन सा कंपोनेंट लेंगे, ये नॉर्मल कंपोनेंट। लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है, नीचे, हम नीचे की तरफ जा रहे हैं बी से सी की तरफ, लेकिन जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो क्या है, वो ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, माइनस साइन लगाएंगे। ये जो डायरेक्शन है और जो टेंजेंशियल कंपोनेंट की डायरेक्शन है, ये दोनों क्या थी, सेम थी, इसीलिए हमने क्या लिया था, प्लस ET1 इंटू डेल ओमेगा। लेकिन क्योंकि EN1 और इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्या लेंगे, माइनस EN1 इंटू डेल एच बाई 2। ये लिख लिया यहाँ तक। अब देखिए इसको, यहाँ से हम नीचे की तरफ आ रहे हैं हम, ठीक है, तो यहाँ नीचे जब आए तो ये मीडियम 2 हो गया, मीडियम 2 में ये है परपेंडिकुलर, ठीक है, हम नीचे आ रहे हैं और इसका परपेंडिकुलर किधर है, ऊपर की तरफ, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस EN2 डेल एच बाई 2। ओके, अब हम सी से डी की तरफ जाते हैं, तो जब हम सी से डी की तरफ जाएंगे तो देखिए ये टेंजेंशियल कंपोनेंट है, ये इसके समांतर में लग रहा होगा। जब ये समांतर में है तो कौन सा कंपोनेंट लेंगे, टेंजेंशियल, लेकिन इस टेंजेंशियल की डायरेक्शन इधर है राइट की तरफ और ये किधर है, लेफ़्ट की तरफ, तो इस पर भी हम कौन सा साइन लेंगे, माइनस ET2 इंटू डेल ओमेगा। इसकी लेंथ कितनी है, डेल ओमेगा। ओके, तो इस तरीके से हमने ये इक्वेशन लिखी है। अब यहाँ देखिए, यहाँ जब हम डी से ए की तरफ ऊपर जाएंगे तो इसका नॉर्मल कंपोनेंट भी सेम डायरेक्शन में है और ऊपर भी नॉर्मल कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में है। क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों को क्या लेंगे, प्लस लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये इक्वेशन लिखी है, ये इस तरीके से इक्वेशन आएगी, ET1 डेल ओमेगा माइनस EN1 माइनस EN2 माइनस ET2। फिर जब ऊपर वाली ये C से D डायरेक्शन में हम ले रहे थे तो ये EN2 डेल एच बाई 2 और EN1 डेल एच बाई 2 प्लस में आ जाएंगे दोनों, और ये टोटल किसके इक्वल था, 0 की, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ E इंटू डी एल क्या है, 0 है, तो इसे किसके इक्वल कर दिया, 0 के इक्वल कर दिया। ओके, इसके बाद यहाँ देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या रिमेनिंग हमारे पास, केवल ये रिमेनिंग रह जाएगा, ET1 डेल्टा ओमेगा माइनस ET2 डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू 0। तो ये तो हमारा कॉमन है दोनों से, ये 0, तो यहाँ से हमें क्या पता चला, ET1 इज इक्वल टू ET2। ये एक हमें कंक्लूज़न यहाँ से पता चला। मतलब कि आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है तो उसका जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है दैट इज़ कंटिन्यूस इन नेचर, वो क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, मतलब सेम होता है, वो कभी चेंज नहीं होगा। जो पहले मीडियम में था उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट वही उसका सेकंड मीडियम में होगा। ओके, सो दिस इज़ द कंक्लूज़न। अब यहाँ पे देखिए E को हम क्या लिख सकते हैं, मैंने बताया था D क्या होता है, एप्सिलॉन E, तो E को क्या लिख सकते हैं,
डी अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं dt1 अपॉन एप्सिलॉन1 dt2 अपॉन एप्सिलॉन2 लिख सकती हूँ ना, ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब जो हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी होती है उसका जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो क्या होता है, वो डिसकंटिन्यूअस होता है नेचर में, ठीक है। ये वर्ड याद रखिएगा, इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो कंटिन्यूअस होता है, लेकिन डेंसिटी का क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस होता है। अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं। मैक्सवेल की दो इक्वेशंस थी हमारे पास, अभी हमने इक्वेशन 1 अप्लाई किया, नाउ अप्लाई इक्वेशन 2। अब ये जो सेकंड इक्वेशन है d इंटू डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड, ठीक है, हमें ये अप्लाई करना है। तो यहाँ पे जो अब देखिए, यहाँ इंटीग्रल जो है ये सरफेस इंटीग्रल है, ओके। ये क्या है, ds क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल। तो जब सरफेस इंटीग्रल होता है तो हम जो गॉसियन सरफेस मानते हैं, एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस हमें इमेजिन करनी होती है जिसके अक्रॉस फिर हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे वो हम सरफेस क्या लेंगे, वो हम सिलेंड्रिकल सरफेस लेंगे जिसके क्रॉस सेक्शन एरिया के अक्रॉस हम कैलकुलेट करेंगे, ओके। तो सेम यहाँ पे भी हमारे फील्ड हो जाएगा। यहाँ क्या है इक्वेशन में, d इंटू डी एस, तो यहाँ d है, तो यहाँ किसका हम लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। तो मैंने यहाँ पे एक मीडियम 2 मान लिया इसे, सेम जैसे वहाँ था। देखिए ये मीडियम 2 है, ये मीडियम 1 है, यहाँ से कोई d2 वेक्टर है जो 1 की तरफ जा रहा है, ये d1 है कोई जो मीडियम 2 से 1 की तरफ है, इसकी जो डायरेक्शन है। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी d1 है मीडियम 1 में, ये सेकंड मीडियम में ये है d2। फिर मैंने इसे दो ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लिया, ये हो गया dn2 dt2, फिर ये यहाँ हो गया dt1 dn1, ओके। अब इसके बाद यहाँ देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। जब हम इसमें ट्रैवल करेंगे अक्रॉस दिस, ये देखिए, तो इसकी क्रॉस सेक्शन सरफेस, इसकी गॉसियन सरफेस क्या है, एक सिलेंडर है, और सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन क्या रहता है, एरिया हमेशा परपेंडिकुलर होता है इसके क्रॉस सेक्शन के। ये जो ds होगा ये हमेशा परपेंडिकुलर रहता है, तो इसकी डायरेक्शन किधर की तरफ होगी, बाहर की तरफ होगी। नीचे भी सेम, जो डेल्टा एस है इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, बाहर की तरफ, क्योंकि हमेशा ये क्या होता है, नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है, ओके। तो जब हम मीडियम 1 में देखें अगर, टेंजेंशियल तो इसमें कुछ है नहीं, और डेल्टा एच क्योंकि हम मानते हैं अप्रॉक्सीमेटली 0, क्योंकि बहुत छोटा होगा हम, इसलिए हम इसे अप्रॉक्सीमेटली 0 मानते हैं। तो इसमें जब हम ट्रेवल करें तो हम देखेंगे यहाँ क्या है, dn1, और dn1 क्या है, dn1 क्या है, नॉर्मल कंपोनेंट है, नॉर्मल कंपोनेंट, और डेल्टा एस इन दोनों की डायरेक्शन सेम है ऊपर की तरफ। तो हमने क्या लिखा, dn1 इंटू डेल्टा एस। फिर हमारे सेकंड मीडियम में, क्योंकि टेंजेंशियल तो ये कुछ है नहीं यहाँ पे, फिर हमारे सेकंड मीडियम में, तो यहाँ देखिए ये dn2 है ऊपर की तरफ और ये डेल्टा एस है नीचे की तरफ। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस dn2 इंटू डेल्टा एस। तो यहाँ पे ये हो गया dn1 डेल्टा एस माइनस dn2 डेल्टा एस। ये इक्वल किसके होगा, किसके इक्वल था, ये टोटल चार्ज इनक्लोज। तो ये एक सरफेस है कोई, तो ये डेल्टा क्यू के इक्वल हो गया, ठीक है। हम कर क्या रहे हैं, ये एक सरफेस है जिसकी चार्ज डेंसिटी रो एस, कोई चार्ज डेंसिटी इस पे स्प्रेड है ना, रो एस चार्ज डेंसिटी है जो इस सरफेस पे है, अवेलेबल है। हमने एक छोटा सा इस पे कोई गॉसियन सरफेस मान ली जिसका हमने क्रॉस, ये एरिया ले लिया, क्रॉस सेक्शन डेल्टा एस। तो इसके अंदर जो चार्ज इनक्लोज्ड होगा वो भी कोई छोटा सा चार्ज डेल्टा क्यू इनक्लोज्ड होगा। तो यहाँ से हमने निकाला dn1 minus dn2 is equal to rho s, okay. So from here what we conclude, यहाँ से देखिए आप क्या कंक्लूड करोगे, डेल्टा क्यू जो था, डेल्टा क्यू क्या है, चार्ज, हमें पता है चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज अपॉन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। तो अगर मैं इसे यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो एस इंटू ए या एस, कुछ भी लिख सकते हैं। अगर मैं एक स्मॉल पार्ट के ले रही हूँ, किसी छोटे से पार्ट के लिए, जैसे ये तो पूरी बाउंड्री है, मैंने इस सरफेस के इस छोटे से पार्ट के लिए केवल कैलकुलेट किया है, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एस इंटू रो एस। जो चार्ज डेंसिटी है उसे मैं केवल डेल्टा एस सरफेस के लिए ले रही हूँ, ओके।
तो इसीलिए यहाँ डेल्टा क्यू को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, रो एस इंटू डेल्टा एस। तो यहाँ से क्या कंक्लूड हुआ, dn1 माइनस dn2 इज इक्वल टू रो एस। अब यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया, देखिए जब हमने टेंजेंशियल कंपोनेंट देखा था तो वहाँ हमें मिला था ET1 इज इक्वल टू ET2, लेकिन यहाँ क्या मिल रहा है, dn1 माइनस dn2 इज इक्वल टू रो एस। ये ज़ीरो के इक्वल नहीं है, मतलब कि जो नॉर्मल कंपोनेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का दैट इज डिसकंटिन्यूअस इन नेचर। जो नॉर्मल कंपोनेंट होता है वो क्या होता है हमारा, वो डिसकंटिन्यूअस होता है, असतत होता है, ठीक है, वो सतत नहीं होता है। और ये रो एस क्या है, ये रो एस इज द फ्री चार्ज डेंसिटी प्लेस्ड एट द बाउंड्री। ये जो हमारी बाउंड्री है, ये जो इंटरफेस है, वहाँ पे फ्री चार्ज डेंसिटी जो अवेलेबल होगी दैट इज़ रो एस। तो अगर मैं एक ऐसी कंडीशन ले लूँ, अगर मेरी बाउंड्री है फ्री फ्रॉम द चार्ज, एनी चार्ज डेंसिटी, मतलब कि उस पर कोई फ्री चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं करता है, नो फ्री चार्ज एग्जिस्ट एट द इंटरफेस। अगर हम ऐसी कंडीशन ले लें, इसका मतलब क्या हुआ कि रो एस की वैल्यू कितनी हो गई, ज़ीरो। व्हाट इज़ रो एस, चार्ज डेंसिटी, जो आपके चार्ज फ्री चार्ज अवेलेबल है बाउंड्री पर, लेकिन अगर मैं कंडीशन लूँ कि कोई चार्ज नहीं है, नो फ्री चार्ज एग्जिस्ट एट द इंटरफेस, तो रो एस ज़ीरो। इस कंडीशन में क्या होगा, dn1 इक्वल टू dn2। इसका मतलब अगर हमारी जो सरफेस है, जो बाउंड्री कंडीशन है, अगर उस पर कोई चार्ज अवेलेबल ना हो तो जो नॉर्मल कंपोनेंट है वो भी क्या हो जाता है, कंटिन्यूस हो जाता है, जैसे कि हमारा टेंजेंशियल कंपोनेंट था। तो टेंजेंशियल नॉर्मल दोनों कंपोनेंट क्या हो जाएंगे हमारे कंटिन्यूस। लेकिन कब, जब चार्ज डेंसिटी अवेलेबल नहीं होगी। लेकिन अगर चार्ज डेंसिटी होगी, चार्ज अवेलेबल होगा, फ्री चार्जेस अवेलेबल होंगे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, नॉर्मल कंपोनेंट डिसकंटिन्यूस होगा। अब एक चीज़ ध्यान रखेंगे, ये dn1 माइनस dn2 इज इक्वल टू रो एस, ये किस कंडीशन में कैलकुलेट हुई है, जब मैंने डायरेक्शन ली है मीडियम 2 से मीडियम 1 की तरफ। अगर एग्ज़ाम में आप इसे सॉल्व करते समय इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि आपकी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है जो मीडियम 1 से ट्रेवल कर रहा है मीडियम 2 की तरफ, तो आपकी आनी चाहिए इक्वेशन dn2 माइनस dn1 इज इक्वल टू रो एस। ओके, ये चीज़ ध्यान रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। नाउ लेट्स सी द सेकेंड पार्ट, कंडक्टर डाइलेक्ट्रिक बाउंड्री कंडीशन। अभी हमने लास्ट केस में क्या देखा था, डाइलेक्ट्रिक बाउंड्री कंडीशन। इस केस में हम देखेंगे कंडक्टर डाइलेक्ट्रिक बाउंड्री कंडीशन। तो एक तरफ क्या है, हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ट्रेवल करता है दो मीडियम में, एक मीडियम में है डाइलेक्ट्रिक, लेकिन सेकंड मीडियम में क्या है, परफेक्ट कंडक्टर। परफेक्ट कंडक्टर मीन्स क्या होता है, जिसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, इन्फिनिटी, मतलब कि रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी इसकी, ज़ीरो, क्योंकि रेजिस्टिविटी क्या होती है हमेशा 1 अपॉन कंडक्टिविटी। तो अगर कंडक्टिविटी इन्फिनिटी है तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। तो इस केस में देखेंगे हम क्या बाउंड्री कंडीशन मिलती है हमें। तो ये इसका हमने पहला एक ड्रॉ कर लिया डायग्राम, किसके लिए, डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर मीडियम के लिए, क्योंकि यह हमारा परफेक्ट कंडक्टर जो होता है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, हमेशा ज़ीरो होता है, क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है किसी भी दो पॉइंट के बीच में। अगर कोई शीट है, ये इक्विपोटेंशियल शीट है, मतलब कि हर पॉइंट पे अगर आप पोटेंशियल देखेंगे तो वो आपको सेम मिलेगा। सो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स विल बी ज़ीरो। अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो हो जाएगा देन E इज इक्वल टू वॉट, dV/dx। तो dV अगर है ज़ीरो तो E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ज़ीरो। तो इस वजह से परफेक्ट कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E, वो क्या होता है, ज़ीरो। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो कोई मतलब कोई कंपोनेंट ही नहीं होंगे, यहाँ से तो कुछ हुआ ही नहीं। तो अब हमने देखा मीडियम 2 में, मान लीजिए ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड था, अब ये क्योंकि टिल्टेड था किसी एंगल थीटा पे, तो मैंने इसे ब्रेक कर लिया ऑर्थोगोनल कंपोनेंट में, एक टेंजेंशियल कंपोनेंट और एक मेरा नॉर्मल कंपोनेंट। ओके, फिर से हम सेम करेंगे, मैक्सवेल इक्वेशन यूज़ करेंगे, E इंटू डी एल ज़ीरो। फिर सेकेंड केस लेंगे, उसमें मैक्सवेल इक्वेशन यूज़ करेंगे, D इंटू डी एस इज इक्वल टू रो एस, D इंटू डी एस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड, सॉरी। तो पहले ये हमने लिया इक्वेशन E इंटू डी एल इक्वल टू
ई इंटू डी एल इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि ये क्या है, लाइन इंटीग्रल है, तो यहाँ मैंने ये लाइन इसके लाइन के अक्रॉस में इंटीग्रल करूँगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस इमेजिन कर ली है, सेम ये पीछे की तरह है। गॉसियन सरफेस इमेजिन कर ली, जो रेक्टेंगल है इसकी विड्थ कितनी है, डेल्टा ओमेगा, हाइट कितनी है, डेल्टा एच इसकी हाइट है। अब यहाँ पे परफेक्ट कंडक्टर होने की वजह से इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, केवल यहाँ डाइलेक्ट्रिक मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसे मैंने ब्रेक कर लिया ई टी और ई एन में। अब फिर से हम इंटू डी एल इक्वेशन इसमें अप्लाई करेंगे, तो देखिए ई टी इस डेल्टा ओमेगा के क्या है, दोनों इसके ये जो ए बी है इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये नेगेटिव में होगा। ये देखिए यहाँ पे इन द परफेक्ट कंडक्टर ई ज़ीरो, नो कंपोनेंट प्रेजेंट, सो इंटू डी जी एल जब हम अप्लाई करेंगे तो माइनस ई टी डेल्टा ओमेगा प्लस ई एन डेल्टा एच बाई टू, फिर सेकेंड कंडक्टर के अंदर क्या होगा, ज़ीरो, देन माइनस ई एन डेल्टा एच बाई टू, तो ये दोनों कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और फाइनली हमें मिलता क्या है, ई टी इक्वल टू ज़ीरो, मीन्स द टेंजेंशियल कंपोनेंट विल ऑलवेज बी ज़ीरो। टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा। ये यहाँ पे अप्लाई करके एक बार मैं दिखा देती हूँ। देखिए हम यहाँ से यहाँ चल रहे हैं, तो ये है डायरेक्शन, ई टी की डायरेक्शन है इधर, तो ये क्या होगा, माइनस ई टी डेल्टा ओमेगा। ठीक है, अब मैं नीचे की तरफ जा रही हूँ, तो डेल्टा एच बाई टू तो मीडियम वन में है, तो ये तो ज़ीरो नहीं है, तो लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, मैं नीचे जा रही हूँ, ये ऊपर की साइड है। ओके, तो इसे क्या लिखेंगे, माइनस ई एन डेल्टा एच बाई टू। अब नीचे ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो है, फिर मैं ऊपर आऊँगी तो ये मेरा क्या होगा, प्लस होगा, ये वाला हाफ, ये ऊपर है और फील्ड की डायरेक्शन भी ऊपर है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस ई एन डेल्टा एच बाई टू इक्वल टू ज़ीरो। तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, केवल क्या बचेगा, ई टी डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से क्या कैलकुलेट हुआ, ई टी इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो ये हमने कंक्लूड कर लिया, ई टी इज इक्वल टू ज़ीरो। सिमिलरली हम देखेंगे किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी के लिए। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी है, ये मीडियम वन है, जहाँ डाइलेक्ट्रिक है, ये मीडियम टू कंडक्टर है, तो कोई फील्ड नहीं है, ई ज़ीरो है। यहाँ हमने गॉसियन सरफेस मानी है, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, और इसका जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये डेल्टा एच जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा इसके क्रॉस सेक्शन के। ठीक है, तो यहाँ डी इंटू डी एस इज इक्वल टू क्या होता है, वेट क्यू, डी इंटू डी एस क्या होगा, क्यू। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे डी एन वन ऊपर है, डेल्टा एस ऊपर है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, और नीचे तो क्योंकि कोई फील्ड ही नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो डी एन वन डेल्टा एस माइनस ज़ीरो इंटू डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू। लेकिन डेल्टा क्यू क्या होता है, डेल्टा क्यू होगा, इसे ऊपर कर लेते हैं, ये हो जाएगा डी एन वन डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू हो जाएगा रो एस इंटू डेल्टा एस, ये दोनों एक दूसरे से हो जाएंगे कैंसिल आउट, तो यहाँ डी एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो एस। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है, डी एन इज इक्वल टू रो एस। तो ये मिली हमें फर्स्ट कंडीशन। नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ई कैन बी एक्सटर्नल एंड नॉर्मल टू कंडक्टर सरफेस, मतलब कि उसके टेंजेंशियल कोई फील्ड नहीं होगा। अगर कोई परफेक्ट कंडक्टर है तो उसके परफेक्ट कंडक्टर जैसे ये कोई परफेक्ट कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके नॉर्मल हो सकता है। नॉर्मल मतलब बाहर की तरफ, जैसे हम ये क्रॉस और डॉट से दिखाते थे ना, बाहर की तरफ थंब रूल से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है, लेकिन इसके टेंजेंशियल, अगर आप कहें कि टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉम्पोनेंट क्या होगा, हमेशा ज़ीरो होगा। तो इससे क्या कंक्लूजन निकाला हमने कि ई टी ज़ीरो था, ई टी ज़ीरो है तो डी टी भी ज़ीरो होगा। डी टी क्या होता है, एप्सिलॉन ई, तो ये भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। लेकिन डी एन क्या होता है, एप्सिलॉन ई इज इक्वल टू रो एस, ये रो एस के इक्वल है। ठीक है, नॉर्मल कंपोनेंट ज़ीरो नहीं है, केवल क्या है, टेंजेंशियल कंपोनेंट ज़ीरो है। तो ये देखिए, ये आप पीछे से भी अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे इसे, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो ये एग्ज़ाम में। पीछे हमने देखा था ई टी वन इक्वल टू ई टी टू। अभी हमने देखा कि दो सरफेस हैं,
एक मीडियम 1 है, एक मीडियम 2, अभी कंडक्टर है, कंडक्टर का फील्ड कितना है 0, तो इसका मतलब ET2 क्या हो गया 0, तो यहाँ पे क्या हो गया ET इक्वल टू 0। ठीक है, ये ड्राइव हो गया डायरेक्ट। अब सेकंड देखिए, वहाँ हमने देखा था dn1 माइनस dn2 इज इक्वल टू रो एस। अब सेम है यहाँ पे, क्योंकि सेकंड मीडियम में क्या है, कंडक्टर है, सिग्मा इन्फिनिटी है, तो यहाँ E कितना है 0, E 0 होने की वजह से D क्या है 0, तो इसका मतलब dn2 क्या हो जाएगा 0, तो क्या हो जाएगा dn1 इज इक्वल टू रो एस। वही हमने यहाँ कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो ये हमने इसे ड्राइव करके देख लिया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन में हमेशा ध्यान रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या होता है, ये कंटिन्यूस होता है, हमेशा सेम रहेगा, ET1 इज इक्वल टू ET2। दूसरी तरफ अगर कंडक्टर आ जाएगा तो ET इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, लेकिन इसका जो नॉर्मल कंपोनेंट होता है dn1 माइनस dn2 इज इक्वल टू क्या होता है रो एस, और ये dn2 ये कब होता है, जब मीडियम 2 से 1 की तरफ हम डायरेक्शन लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। ओके, और अगर हम 1 से 2 की तरफ लेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, और अगर हमारा सेकंड मीडियम कंडक्टर होगा तो dn2 होगा 0, और आपकी इक्वेशन होगी dn इज इक्वल टू रो एस।